गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसके हमने एक भाग का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है झांसी की रानी और जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया है। अभी तक हमने पढ़ा कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो बचपन में अपने नाना के साथ खेलती थी और उसने घेरना, दुर्ग को घेरना, तलवार से खेलना, कृपाण और कटारी इनकी प्रिय सहेली थी। और फिर उनकी शादी है वो राजा गंगाधर राव से हो जाती है और गंगाधर राव हैं वो थोड़े दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और जो झांसी पर वो काली घटाएं छा जाती है। काली घटा छाने से मतलब है संकट से है कि जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो जो अंग्रेजी शासक है वो इसी इंतजार में रहते हैं कि जो उनकी जो झांसी की जो सत्ता है वो हथिया ली जाए, इसलिए यहाँ पर काली घटा गिरने की बात कही गई है। तो अब हम अपना आगे से चैप्टर है वो शुरू करते हैं, जहाँ से कल हमने छोड़ा था। देखिए, बुझा 6 का काव्यांश हम पढ़ेंगे। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन भोजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी वीरानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दीप बुझना यानी इसके कठिन शब्दार्थ लिख लीजिए आप लोग। दीप बुझना यानी मृत्यु हो जाना, दीप बुझना यानी मृत्यु हो जाना। डलहौजी एक अंग्रेजी शासक था, उसका नाम था डलहौजी। हर्षाया यानी बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। हड़प करना यानी किसी की सत्ता को छीन लेना, बलपूर्वक ले लेना, उसे कहते हड़प करना। लावारिस किसे कहते हैं? जिसका कोई उत्तराधिकार नहीं हो, यानी उत्तराधिकारी नहीं हो किसी भी शासक का। जैसे राजा गंगाधर राव थे, वो निसंतान बने थे तो उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं था, तो वह क्या हो गए? लावारिस। ऐसे लोग की शासन सत्ता क्या क्या रहती है? लावारिस। तो जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो। वारिस यानी उत्तराधिकारी, वारिस यानी उत्तराधिकारी। और अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण यानी आंसू से युक्त, अश्रुपूर्ण यानी आंसू से युक्त। और वीरानी, वीरानी यानी जो निर्जन होता है, वीरान होता है, उसे कहते हैं वीरानी। फौज, फौज का मतलब होता है सेना। और दुर्ग यानी किला। तो इसमें जो बताया गया है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो शौक से तो स्वतंत्र है और रानी तो उसका फायदा है वो अंग्रेज उठाने का प्रयास करे, यानी अंग्रेजी जो झांसी की जो सत्ता को हड़पने का जो प्रयास है वो अंग्रेजी सेना कर रही है, उसका इसमें वर्णन है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। कि झांसी के राजा कौन थे? गंगाधर राव। जब उनकी मृत्यु हो गई तो ब्रिटिश जो गवर्नर थे डलहौजी शासक था, वह बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, क्योंकि राज्य हड़प करने का उसने अवसर अपना पाया। उसने उस समय भारत में एक कुटिल नीति चलाई हुई थी, जिसके अनुसार क्या था कि जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं रहेगा या उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उस राज्य का उत्तराधिकारी ब्रिटिश शासक होगा। उसने ये कुटिल नीति अपनाई हुई थी। तो अपनी नीति के अनुसार उसने क्या किया? उसे झांसी राज्य को छीनने का अवसर मिल गया कि क्योंकि राजा गंगाधर राव थे वो निसंतान मर गए थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, और जो उनका उत्तराधिकारी था वो उनकी भी मृत्यु हो गई थी।
अब उनका कोई भी वारिस नहीं था, इसलिए वह जो जिन्होंने अंग्रेजों ने जो नीति बनाई हुई थी उस नीति पर कायम रहते हुए उन्होंने झांसी पर जो शासन करने का उन्हें अच्छा अवसर मिल गया था। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उन्होंने क्या किया, तुरंत ब्रिटिश फौजें भेजकर झांसी के किले पर ब्रिटिश राज्य का झंडा है, वो ब्रिटिश शासन का वो झंडा है, वो फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी में आया। इस प्रकार लावारिस जो झांसी है वो झांसी का ब्रिटिश राज्य है वो वारिस बन बैठा है। इस प्रकार लावारिस जो झांसी है उसका वारिस है वो जो अंग्रेज अधिकारी है, ब्रिटिश राज्य है, वो बनकर बैठ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी वीरानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि जब ये देखते हैं कि झांसी पर अंग्रेजी शासन ने अधिकार कर लिया है और वह उनके हाथ से निकल गई है, तो उन्हें अश्रुपूर्ण युक्त आंखों से वीरानी झांसी को देखा और शोक तृप्त जो रानी थी वो एकदम से त्रस्त हो गई थी, दुख से त्रस्त हो गई थी। यह बात हमने बूंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि वह मर्दों के वेश में युद्ध करने वाली रानी थी। ये किसके मुंह से सुना है उन्होंने? ये बार बार में आ रहा है ना, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि यह कहानी हमने बूंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी है कि वह मर्दों के वेश में युद्ध करने वाली रानी थी। अगला है 7वां, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह तासी अब महारानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। अनुनय विनय यानी उसी से खुशामद करना, विनती करना, प्रार्थना करना। विकट यानी भयंकर परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां। फिरंगी किसके लिए आया है? अंग्रेज के लिए, अंग्रेजों के लिए आया है। फिरंगी किसे कहते हैं? अंग्रेज को। माया यानी चाल करना होना, किसी की व्यवहार होना या आचरण होना किसी का। पैर पसारे यानी राज्य को बढ़ा दिया, राज्य का विस्तार करते हैं, उसे कहते हैं पैर पसारना। पैर पसारना यानी विस्तार करना, राज्य को आगे बढ़ाना। पलट गई यानी बदल गई, पलट गई यानी बदल गई। काया यानी रूप। रानी किसके लिए है? महारानी लक्ष्मीबाई के लिए। दासी यानी जो गुलाम होता है, सेविका होती है, सेवक होता है, चाकर होता है, नौकर होता है, उसे कहते हैं दासी। पैरों से ठुकराया यानी ठोकर लगाई, उसकी परवाह नहीं की। तो इसमें झांसी पर जब ब्रिटिश हुकूमत का जो कब्जा हो जाता है, इसमें उस कब्जे उसका वर्णन किया गया है। कवित्री कहती है कि अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। कि राजा के मरने के पश्चात जो डलहौजी ने जबरदस्ती झांसी पर जो ब्रिटिश राज्य का कब्जा करवा दिया था, रानी ने क्या किया? अनुनय नहीं सुनता, विकट फिरंगी की। रानी ने उनसे बहुत प्रार्थना की कि आप ऐसा नहीं कीजिए, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। कहते हैं व्यापारी बन दया चाहता जब वह भारत आया। जब ब्रिटिश राज्य यानी अंग्रेज है, जब भारत आए थे तो उन्होंने भारत में व्यापार के लिए करने के लिए और अपनी रक्षा के लिए भारतीय जो राजा थे उनसे दया की प्रार्थना की थी। कि व्यापारी बन दया चाहता जब वह भारत आया, कि अब है वो ब्रिटिश राज्य है वो इतना कठोर हो गया है कि उन्होंने झांसी पर अधिकार कर लिया है, और जब रानी चाहती है कि यह अधिकार है वो नहीं करे तो उनकी कोई प्रार्थना नहीं सुनते हैं। जबकि क्या था, जब अंग्रेज है भारत आए थे तो उन्होंने जो भारतीय राजाओं थे उनके सामने उन्होंने अनुनय विनय किया था कि हम भारत में व्यापार कर लें
और हमारी रक्षा हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जो राजा थे उनसे प्रार्थना की थी। लेकिन डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। लेकिन अब क्या था, जो ब्रिटिश शासक थे वो कैसे थे, क्रूर थे और चालाक थे, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया, और जो अपने भारत का जो स्वरूप है वही बदल गया था। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भारतीय जो राजाओं थे और नवाब थे उनको पैरों तले रोन दिए। पैरों तले से मतलब क्या है कि उन्होंने उनका जो राजपाट है वो छीन लिया था, और उनको उनके जो राजपाट को छीनकर उन्हें उनके राज्य से बाहर निकाल दिया था। कवित्री कहती थी है कि रानी दासी बनी बनी, यह दासी अब महारानी थी। कि जो रानी अर्थात लक्ष्मीबाई को, जो झांसी की रानी थी, वह अब दासी के समान हो गई थी। यानी झांसी पर जब ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा हो गया, तो ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा होने के कारण अब वह दासी के समान हो गई थी। और जो दासी यानी महारानी विक्टोरिया थी, जो जो दासी बनकर भारत में आई थी, अर्थात भारतीयों की कृपा पाकर व्यापार करने के बहाने जो भारत आई थी, वह अब झांसी की महारानी बन गई थी। यानी जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, वह क्या थी, एक दासी की तरह आई थी, और उन्होंने यहाँ पर राजा महाराजों से प्रार्थना करी थी कि हमें यहाँ व्यापार करने दिया जाए, और हमारी रक्षा के लिए आप हमें आश्वासन दे। तो वह एक दासी के समान आई थी। लेकिन अब महारानी विक्टोरिया है, वो खुद तो क्या बन गई थी, महारानी बन गई थी, और रानी है वो अब दासी बन बैठी थी। तो लेखक यही कह रहे हैं, लेखिका ये सुभद्रा कुमारी यही कह रही है कि वह अब झांसी की महारानी बन बैठी थी। और समय की गति की ऐसी कहानी हमने बूंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की वह रानी ने पुरुषों की भांति युद्ध करती, कि झांसी की जो महारानी है उसने मर्दों की तरह युद्ध किया था। यानी अपने पराक्रम शौर्य का उसने सबको अपने शौर्य पराक्रम का सबको उन्होंने दिखाया था। यह हमने बूंदेले हरबोलों के मुंह से सुना है। नेक्स्ट देखिए, चीनी राजधानी दिल्ली की दिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तिंजोर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था व्रज निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कठिन शब्दार्थ देखिए, बातों बातों में यानी बातों बात यानी आसानी से घात करना, यानी किसी के साथ छल करना, धोखा करना, उसे कहते हैं धाक। कौन भी साथ यानी क्या महत्व है, क्या गिनती, ब्रह्म यानी ब्रह्म देश जो बर्मा के लिए आया है, जो आज का म्यांमार है उसके लिए आया है ब्रह्म। व्रज निपात यानी किसी पर भयंकर आघात करना, भयंकर हमला करना, उसे कहते हैं व्रज निपात। तो इसमें इस काव्यांश में उन्होंने अंग्रेजों को के भारत के राज्यों पर अधिकार और व्यापार में विस्तार करने का वर्णन किया है। इसमें जो काव्यांश है हमारा, इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने अंग्रेजों के भारत के राज्यों पर अधिकार और अपने व्यापार में विस्तार का वर्णन किया है। कवित्री कहती है कि चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेश हुआ था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी आगाज। कि व्यापार के बहाने जो भारत में आए विदेशियों यानी अंग्रेज है, उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सबसे पहले भारत की जो राजधानी थी उस पर, दिल्ली पर अधिकार किया। चीनी राजधानी दिल्ली की अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर अपना कब्जा करना प्रारंभ कर दिया था।
इसी श्रृंखला में उन्होंने सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद कि लिया लखनऊ बातों बातों में। उसके बाद उन्हें आसानी से उन्होंने लखनऊ पर भी कब्जा कर लिया। यानी धीरे धीरे उन्होंने क्या क्या, पहले भारत की जो राजधानी उस पर अपना अधिकार कर लिया, फिर लखनऊ पर भी अपना अधिकार कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी आधार। बिठूर के जो पेशवा थे यानी जो बाजीराव थे, उनको भी कैद करके बिठूर पर भी अधिकार कर लिया। जो कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी आगाज। बिठूर के जो पेशवा थे यानी बाजीराव थे, उनको भी कैद करके उन्होंने बिठूर में अधिकार कर लिया, यानी उनको भी उन्होंने बंदी बना लिया और बिठूर पर अपना अधिकार कर लिया। हुआ नागपुर का भी घात, और नागपुर है उस पर भी अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, और जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था व्रज निपात। कि यहाँ तक कि सिंध, पंजाब, ब्रह्मा जो वर्तमान का जो बर्मा देश है पर भी अंग्रेजों ने भयंकर हमले किए। और यही जो हालत है बंगाल और मद्रास की भी यही दशा हुई। यानी जो आज का वर्तमान का जो बर्मा देश है उस पर भी अंग्रेजों ने भयंकर हमले किए, और बंगाल और मद्रास पे की भी यही दशा थी। कवित्री कहती है कि ऐसे समय में मर्दों के वेश में अंग्रेजों से युद्ध करने वाली उस झांसी की रानी की कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी है। अगला देखिए, रानी कोई रानी रोई नवा। देखिए नवा काव्यांश। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो लो नौलखा हार। यो पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कठिन शब्दार्थ देखिए। रनिवास यानी रानियों का जो निवास स्थान है, रानियों का जो रहने का स्थान है उसे रनिवास कहते हैं। बेगम कहते हैं जो नवाब होते हैं, जो शासक होते हैं, उनकी पत्नियों को कहा जाता है बेगम। गम यानी दुख होना, और बेजार यानी परेशान। सरेआम यानी सबके सामने खुले, सरेआम यानी सबके सामने खुले आम। और नीलाम यानी बोली लगाकर बेचना या खरीदना। नीलाम करना यानी बोली लगाकर किसी को बेचना या खरीदना। नौलखा 9 लाख कीमत का, यानी जो बहुत मूल्यवान हार है उसे नौलखा कहते हैं। जो 9 लाख की कीमत का होता है उसे कहते हैं नौलखा। पर्दा यानी घूंघट या जो मर्यादा होती है उसे। इज्जत यानी सम्मान। परदेशी यहाँ किसके लिए आया है? यहाँ अंग्रेजों के लिए आया है। परदेशी अंग्रेज लोग के लिए आया है। बिकानी यानी बिक गई। तो इसके जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने भारतीय नारियों के मान सम्मान और खुले आम विदेशियों के द्वारा बेचे जाने का वर्णन किया है। कवित्री कहती है कि जिन जिन राज्यों पर रानी रोई रनिवासों में बेगम थी बाजार, कि जिन जिन राज्यों में अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था, वहाँ के जो राजमहल में निवास करने वाले जो रनिवासों में विलाप करती रहती थी और रोती रहती थी, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। तो नवाबों की जो बेगम थी वो दुख से बहुत पीड़ित थी, और जो गुलाम रानियां थी उनके बेगमों के जो गहने हैं, जवाहरात है और जो कीमती कपड़े हैं वो कलकत्ते के बाजार में नीलाम द्वारा बेचे जाते थे। यानी कलकत्ते के बाजार में उनके गहने और कपड़े हैं वो नीलाम किए जाते थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार। यो पर्दे की इज्जत पर देशी हाथ बिखानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि बाजारों में जो होने वाली जो नीलामियां है उनकी खबर अंग्रेजी समाचार पत्र में सरेआम है वो छापी जाती थी। यानी जो बेगमों के जेवर हैं, वस्त्र है, उनके नीलामी की खबरें हैं वो अंग्रेजी समाचार पत्र में छापी जाती थी। उसमें नागपुर के जेवर और लखनऊ के नौलखे हार की बोलियां लगाकर खुलेआम बेचे जाते थे। जो नागपुर के जो जेवर हैं और लखनऊ के जो नौलखे हार हैं उनकी बोलियां लगाकर खुलेआम है वो बेचे जाते थे। इस प्रकार जो भारतीय नारियों का जो मान सम्मान है वो खुलेआम विदेशियों में के द्वारा बेचा जा रहा था। झांसी की रानी के युद्ध का वर्णन बुंदेलखंड के लोक गायों के मुंह से हमने सुना है। बार बार में आ रहा ना, हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि झांसी की रानी के युद्ध का जो वर्णन है हमने बुंदेलखंड के लोक गायों के मुंह से हमने सुना है। अगला काव्यांश अपना 10 का, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान, बहिन छबीले ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया, कुटिया यानी किसे कहते हैं जो झोपड़ी होती है उसे हम कहते हैं कुटिया। विषम, विषम यानी जो कठिन होता है, कठिन समय होता है, कठिन दुख भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, तो कठिन। वेदना यानी दुख, वेदना यानी दुख या पीड़ा। आहत यानी घायल होना, आहत यानी घायल होना। और पुरखों यानी जो अपने पूर्वज होते हैं, पुरखों यानी पूर्वज। और रणचंडी जो युद्ध या देवी दुर्गा, उसके लिए रणचंडी का लिया युद्ध की देवी दुर्गा, युद्ध की जो देवी है दुर्गा के लिए आया रणचंडी। आह्वान करना यानी पुकारना। यज्ञ यानी किसी भी शुभ कार्य के लिए किया गया जो प्रयत्न है उसे कहते हैं यज्ञ। सोई ज्योति यानी जो भूली हुई वीरता है, जो सोया हुआ स्वाभिमान है उसको जगाने के लिए उसके लिए यहाँ पे इस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है सोई ज्योति। यानी हमें अपना जो भूला हुआ स्वाभिमान है, सोया हुआ अपना स्वाभिमान है और भूली भी अपनी जो वीरता है उसके जगाने के संदर्भ में यहाँ पर सोई ज्योति का मतलब है। तो इसमें जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं उन्होंने लक्ष्मीबाई द्वारा शोक का त्याग कर युद्ध करने व खोई हुई इज्जत और मान सम्मान वापस पाने का प्रयास का वर्णन किया है। कवित्री कहती है कि कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कि झांसी पर भी अंग्रेजों ने अपना जो अधिकार कर लिया था, तो अंग्रेजों के अधिकार के कारण रानी के जो मान सम्मान है उसको बहुत ही ठेस पहुंची थी, यानी उनको बहुत ही ठेस पहुंचाई थी। और जो महल और कुटियों में रहने वाले सभी लोगों के मन में मन है वो अपमान से पीड़ित थे। अपमान से पीड़ित क्यों किए थे? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा उन लोगों की अत्याचार किए गए थे, इसलिए अंग्रेजों द्वारा किए गए अपमान के कारण वो महल और कुटियों में भी जो रहने वाले सभी लोग हैं उनको अपमान से वो पीड़ित थे। और उनके मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और सभी के मन में अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान था। अतः वे सभी अंग्रेजों से इस अपमान का बदला लेने के लिए तत्पर हो थे। यानी अंग्रेजों ने जो झांसी पर अधिकार करके उनका इतना बड़ा अपमान किया था, इस अपमान का बदला लेने के लिए वो सभी लोग हैं वो तत्पर हो उठे। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान, बहिन छबीले ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और जो पेशवा धुंधुपत थे, अंग्रेजों का जो सामना करने के लिए उन्होंने अपनी सेना और सामान है वो सब तैयार कर रहा था। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। कि जो पेशवा के धुंधुपत अंग्रेजों का सामना करने के लिए अपनी सेना और सामान है वो तैयार कर रखा था। तो लक्ष्मी बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान।
तो लक्ष्मीबाई ने क्या किया, अपने जो शौक को त्याग दिया कि उनकी पति की मृत्यु हो गई है और अंग्रेजों ने उनके झांसी पर अधिकार कर लिया है। इस अपमान को वह सह नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपने शौक का त्याग कर दिया और उन्होंने लक्ष्मीबाई ने रणचंडी के समान अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। और हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। और उन्होंने जब अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और झांसी वाली को इस युद्ध में भाग लेने व स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में खोई हुई जो इज्जत है, मान सम्मान है, उसको वापस पाने के लिए भाग लेने हेतु उन्होंने प्रेरित किया। कवित्री कहती है कि बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती कि हमने बूंदेलों हरबोलों के मुंह से झांसी की रानी के पुरुषों के समान युद्ध किए जाने की कहानी है वो सुनी थी, कि हमने बूंदेले हरबोलों के मुंह से ये सुना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही वीरतापूर्ण है वो उनके साथ युद्ध किया था। एक और देख लीजिए नेक्स्ट 11 का, महलों ने दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम में आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपेटी छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों में यानी राजा जो रानी नवाब होते हैं वो किसमें रहते हैं, महलों में रहते हैं। झोपड़ी ने यानी गरीबों ने, ज्वाला यानी जो बदले की भावना होती है, ज्वाला वैसे तो आग होती है लेकिन यहाँ पर जो ज्वाला है वो बदले की भावना के लिए प्रयुक्त हुआ है। अंतरतम से यानी भीतर से, अपने भीतर से, हृदय से। चेती यानी जाग उठना, चेती यानी जाग उठना। धूम मचाना यानी चारों ओर किसी बात का समान प्रभाव पड़ना। धूम मचाना यानी चारों ओर किसी बात का प्रभाव पड़ना। उकसानी थी यानी उत्पन्न हुई थी, उकसानी थी यानी उत्पन्न हुई थी। तो इसमें इसकी जो रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है, इस काव्यांश में हमें देश में चारों ओर जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो एक लहर सी दौड़ पड़ी थी, उनका उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि किस तरीके से झांसी के लोगों ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी पूर्ण तैयारी कर ली थी और अपने आप को, देश को, अपनी झांसी को स्वतंत्र कराने के लिए एक तरह से अपने आप को ज्वाला में यानी आग में झोंक लिया था कि कुछ भी हो जाए हम अपनी झांसी को पर से जो अंग्रेजों का शासन है उससे मुक्त करवाएंगे। तो कवित्री कहती है, महलों ने दी आग झोंपड़ी में ज्वाला सुलगाई थी। कवित्री कहती है कि अंग्रेजों के जो अत्याचारों और अनाचारों से पीड़ित होने से सभी में उनके प्रति विद्रोह की भावना है वो जाग उठी थी। यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम में छाई थी। और ये जो सन 1857 में जो क्रांति हुई थी, यह केवल महलों में रहने वालों को ही नहीं हुई थी, अपितु जो झोपड़ी में रहने वाले थे, अर्थात केवल राजा महाराजे में नहीं, अपितु गरीबों में भी इस स्वतंत्रता की जो ज्वाला है, वो इस स्वतंत्रता की ज्वाला में सम्मान रूप से प्राण समर्पित करने की जो भावना थी, वो उसमें जो महलों में रहने वाले थे और झोपड़ी में रहने वाले थे, उनके सबके मन में यह भावना जागृत हो गई थी। और जो स्वतंत्रता प्राप्ति की चिनगारी है वो केवल बाहरी नहीं थी, अपितु हर भारतीय के अंतर आत्मा में यह भावना है वो जागृत हो गई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपेटी छाई थी। इसके परिणाम स्वरूप जो झांसी है, दिल्ली है, लखनऊ है, मेरठ है, कानपुर है, पटना है, जबलपुर है और कोल्हापुर, इन सभी जगह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने लगे। यानी मेरठ कानपुर झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपेटी छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोलोर में भी कुछ हलचल उकसानी थी।
कि दिल्ली, झांसी, लखनऊ, मेरठ, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर, इन सभी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने जो प्रयास है वो शुरू कर दिए और इनके लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाने थे वो है किए जाने लगे और देश में चारों ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक लहर सी दौड़ गई। यानी सभी लोगों के मन में देश को आज़ाद कराने की जो भावना थी वो सभी के मन में जागृत हो गई और सभी इसके लिए प्रयास करने लगे। तो कवित्री कहती है कि यह हमने बुंदेलखंड के लोक गायक के मुंह से हमने सुना है कि झांसी की रानी ने मर्दों के समान खूब डटकर युद्ध किया था। तो स्टूडेंट, आज हमारे जो इस कविता है झांसी की रानी, इसके 11 काव्यांश हैं। हमने 11 काव्यांशों का अध्ययन कर लिया है। इसमें से कोई भी काव्यांश में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं मैं साथ साथ में बताती जा रही हूँ, आप उनको साथ साथ में बुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो जब आप इसके काव्यांश को हल करें, इसके प्रसंग और व्याख्या लिखें तब आपको कोई परेशानी नहीं हो। और सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी बच्चे अपनी क्लास है वो सुचारू रूप से ले, व्यवस्थित रूप से एक जगह बैठकर अपनी क्लासें जो होती है वो समय पर ले, तभी आपकी जो बात है वो समझ में आएगी और आपकी जो समस्या है उनका हल होगा। किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? ना मैम। थैंक यू बेटा। ठीक है बेटा, क्लास टाइम ओवर हो चुका है अपना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके मैम।